राजा धीराज ने चिमारा साम्राज्य और नकारात्मक साम्राज्य को मध्य क्षेत्र में वापस लौटने की अनुमति दे दी थी। उनके ऐसा कहते ही वहां उपस्थित लोगों पर ज्यादा फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उन साम्राज्यों में से किसी का भी वहां कोई विशेष प्रिय साम्राज्य या पसंदीदा योद्धा नहीं था जिसके बाहर जाने से किसी के मन में कोई भावनात्मक हलचल पैदा होती। पिंडारी दल और शिकारा दल को अब बिना कोई मुकाबला लड़े ही अंक मिलने वाले थे। वहीं उन साम्राज्यों के जाते ही पूरे मैदान में एक अजीब सी शांति छा गई थी। उसी शांति के बीच 7वें राउंड का तीसरा मुकाबला शुरू हो चुका था, जिसमें शिकारा दल और गरुड़ा दल आमने सामने आने वाले थे। इसी वजह से दोनों ही दलों के योद्धा धीरे धीरे मैदान में आ पहुंचे थे, लेकिन शिकारा दल के योद्धाओं को स्वयं ही समझ नहीं आ रहा था कि वे अब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, क्योंकि उनके राजकुमार विश्वंभर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सही ढंग से कोई मुकाबला लड़ सके। इसी वजह से शिकारा दल से जिस जोरदार लड़ाई की उम्मीद की जा रही थी वो अब लगभग खत्म हो चुकी थी। इसी असमंजस और निराशा के बीच काफी देर तक विचार विमर्श होने के बाद अंततः राजकुमारी रितिका मैदान में उतर आई थी। वहीं उसके सामने गरुड़ा साम्राज्य की ओर से क्षितिज की शिष्या अन्वी मैदान में आ चुकी थी। अन्वी को यह भी अच्छी तरह समझ आ चुका था कि इस मुकाबले में क्या किया जा सकता है, इसलिए मैदान में कदम रखते ही उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, चलो शिकारा दल की राजकुमारी, मुकाबला शुरू करते हैं। वैसे भी मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी कि तुम्हारे दल के योद्धाओं से मुकाबला किया जाए। अन्वी की ये बात सुनकर राजकुमारी रितिका काफी हैरान रह गई थी। वैसे भी वो पहले से ही उलझन में थी कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। इसी वजह से कुछ देर सोचने के बाद उसने भी सिर हिलाया और उससे पूछ लिया, अरे तुम्हें हमारे दल के योद्धाओं से मुकाबला करने की इच्छा क्यों थी? वैसे भी न तो हमारी कोई दोस्ती है और न ही कोई दुश्मनी। उसकी बात सुनते ही अन्वी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बात ऐसी नहीं है कि मुकाबला करने के लिए दोस्ती या दुश्मनी जरूरी होती है। कई बार बिना किसी संबंध के भी लड़ाई करने की इच्छा होती है, बस खुद को परखने के लिए। अन्वी की ये बात सुनते ही राजकुमारी रितिका ने अपनी तलवार निकाल ली और उसमें अपनी शक्तियां भरते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम्हें मुकाबला ही करना है तो क्यों ना कर लिया जाए। इस पर अन्वी ने भी सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी उस काले धुएं वाली तकनीक के सामने लड़ना चाहती हूँ। अन्वी के मुंह से यह सुनते ही रितिका पूरी तरह चौंक गई थी, क्योंकि उसकी वो तकनीक बेहद गोपनीय थी और किसी बाहरी व्यक्ति को पता होना ही अपने आप में खतरनाक बात थी। लेकिन अब जब अन्वी ने स्वयं उसका जिक्र कर दिया था तो रितिका ने भी सिर हिलाते हुए उसी तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। असल में शिकारा दल की ये एक बेहद खुफिया तकनीक थी, जिसका प्रयोग केवल उच्च स्तर के बुजुर्ग और सम्राट ही करते थे। हालांकि बच्चों को इसका थोड़ा बहुत ज्ञान दिया गया था, क्योंकि उन्हें क्या सिखाया जाए और क्या नहीं, इसका निर्णय बुजुर्गों के हाथ में होता था। अगर इतनी कम उम्र में उन्हें सारी तकनीकें सिखा दी जाती तो वे आगे अन्य तकनीकों को सीखने में रुचि ही नहीं लेते। इसी वजह से बुजुर्ग बहुत सोच समझकर ही ये जोखिम लेते थे। इसके बाद रितिका ने अपने हाथ में काला बीज लिया और उसे चबाने के बाद मुंह से फूंक मारी। उस फूंक के साथ ही गाढ़ा काला धुआं फैलने लगा। उसे देखकर अब अन्वी को भी हल्का सा डर लगने लगा था, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो तकनीक वास्तव में क्या कर सकती है। वहीं गरुड़ा दल के बुजुर्ग भी ये दृश्य देखकर हैरानी में पड़ गए थे। उसी समय बुजुर्ग गरुड़ नायक जी ने अपने हाथ की मुट्ठी भींचते हुए दांत किटकिटाकर कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि शरारती लड़की की वजह से अब हमें किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। उनकी बात सुनकर गरुड़ नायिका जी ने सिरना में हिलाते हुए शांत स्वर में कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उस लड़की को हर चीज जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है, इसी वजह से वो हर तकनीक में दिलचस्पी लेती है। और अच्छी बात यह है कि उसने काले धुएं की तकनीक के बारे में पहले ही जानकारी जुटा ली थी, जो आगे चलकर उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। गरुड़ नायक जी भी इस बात से सहमत हो गए थे, लेकिन जैसे ही अन्वी के चारों ओर काला धुआं फैलने लगा, उसे हर दिशा में सिर्फ रितिका ही रितिका दिखाई देने लगी। इस वजह से वो पूरी तरह परेशान हो गई थी। उसने चारों तरफ तलवार चलाई, लेकिन रितिका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही वो एक को गिराती, दूसरी रितिका सामने आकर खड़ी हो जाती। हालांकि एक अजीब बात यह थी कि इतनी देर तक रितिका ने अन्वी पर एक भी सीधा हमला नहीं किया था, मानो वो उसकी परछाई बनकर कहीं छिपी बैठी हो। इसी बात से अन्वी को थोड़ी राहत महसूस हुई और उसे किसी समाधान की झलक मिलने लगी। लेकिन लगातार तलवार घुमाते घुमाते वो काफी थक चुकी थी। तभी उसने मदद के लिए क्षितिज की ओर देखा। क्षितिज ने इशारों में उसे कुछ समझाया। पता नहीं अन्वी को क्या समझ आया, लेकिन उसने शांति से सिर हिलाया। उसके बाद अचानक उसने अपनी तलवार को तेजी से गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उसकी तलवार धीरे धीरे आंखों से ओझल होने लगी। ये देखकर रितिका की आंखें फैल गई। तभी अचानक उसका एक हाथ गायब हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अन्वी पूरी तरह से उसकी नजर से गायब हो चुकी थी।
घबराकर रितिका तेजी से दूसरी जगह पहुंची, लेकिन आधे रास्ते में ही उस पर अचानक हमला हो गया। वो सीधी जमीन पर गिर पड़ी। सौभाग्य से अन्वी ने उस पर तलवार से सीधा वार न करते हुए उसके सिर पर प्रहार किया था। इस वजह से वो मुंह के बल गिर गई। जैसे ही वो उठी, उसकी गर्दन पर अन्वी की तलवार रखी हुई थी। ये दृश्य देखकर गरुड़ नायक और गरुड़ नायिका दोनों ही स्तब्ध रह गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्षितिज के केवल कुछ इशारों से ही अन्वी इतना कुछ सीख गई थी कि सामने वाले योद्धा को इस तरह पराजित कर दिया। इसके बाद रितिका का बड़ा भाई संजय मैदान में आ पहुंचा, लेकिन अन्वी ने उसे भी कुछ ही देर में पराजित कर दिया। अभिनव की अनुपस्थिति में शिकारा दल ज्यादा देर टिक नहीं पाया और धीरे धीरे मुकाबले से बाहर हो गया। इसी के साथ गरुड़ा दल ने शिकारा दल के सभी योद्धाओं को पूरी तरह हरा दिया था। तभी चौथा मुकाबला, जो सकारात्मक पक्ष और चिमारा दल के बीच होने वाला था, उसे बिना किसी संघर्ष के ही सकारात्मक पक्ष के नाम घोषित कर दिया गया था, क्योंकि चिमारा साम्राज्य पहले ही जा चुका था। इसके बाद आखिरी मुकाबले की घोषणा कर दी गई, यानी पिंडारी दल और मनोरथ साम्राज्य के बीच होने वाला निर्णायक मुकाबला। कुछ ही देर के भीतर पिंडारी दल और मनोरथ साम्राज्य के सभी योद्धा मैदान में आ पहुंचे थे। जैसे ही वे मैदान में पहुंचे, मनोरथ साम्राज्य की ओर से क्षितिज आगे बढ़कर मैदान के बीच जा खड़ा हुआ था। उसके वहां पहुंचते ही पिंडारी दल की राजकुमारी कोमल भी सामने आकर खड़ी हो गई थी। ये दृश्य देखते ही पूरा मैदान हैरानी में डूब गया था। सभी को अब ये साफ समझ आ गया था कि इन दोनों साम्राज्यों की जीत या हार आज इन दोनों राजकुमार और राजकुमारी के मुकाबले पर ही निर्भर करने वाली थी। यही मुकाबला तय करने वाला था कि आज के इस संघर्ष में कौन सा साम्राज्य विजयी होगा। मैदान में आते ही कोमल ने मुस्कुराते हुए क्षितिज से कहा, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। कहते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे योद्धा हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने लड़ते हुए देखा, तभी मुझे सच में यकीन हुआ कि तुम कोई कमजोर योद्धा नहीं हो। उसकी बातें केवल क्षितिज सुन रहा था, लेकिन उसने आगे कुछ विशेष नहीं कहा, क्योंकि उसे अपनी तारीफ सुनने की आदत ही नहीं थी। ऐसे में वो उस पर प्रतिक्रिया भी क्या देता, इसलिए उसने बस शांति से सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, आज के मुकाबले में आपको खुद ही दिखा दूंगा कि मैं कितना काबिल हूँ। फिर आपको तारीफ करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। उसकी ये बात सुनते ही कोमल जोर से हंसते हुए बोली, क्या तुम सच में मुझे हराने के बारे में सोच रहे हो? इस पर क्षितिज ने अपने कंधे उचकाते हुए शांत स्वर में कहा, आपने खुद मेरी इतनी तारीफ कर दी है तो अब आपको हराना ही पड़ेगा। क्षितिज की ये बात सुनते ही कोमल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाली और उसमें शक्तियां भरते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो मैदान में आ जाओ। मैं भी देखती हूँ कि तुम में कितना दम है, या फिर सिर्फ तुम्हारी जुबान ही तुम्हारे साथ है। अब तक तो मैं यही सोच रही थी कि तुम शायद अपने नसीब के सहारे जीतते आए हो, लेकिन अब देखते हैं कि तुम असल में कैसे जीतते हो। उसके ऐसा कहते ही क्षितिज ने भी अपनी ड्रैगन स्लेयर तलवार बाहर निकाली और उसमें अपनी शक्तियां भरना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, कोमल अपनी विशेष तकनीक का उपयोग करते हुए उसकी ओर बढ़ गई। उसकी गति की तकनीक देखकर क्षितिज भी चौंक गया, क्योंकि वो सीधी रेखा में आगे बढ़ने की बजाय टेढ़े मेढ़े तरीके से आगे बढ़ रही थी। इस वजह से उसकी रफ्तार को भांपना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन कुछ ही देर बाद क्षितिज ने उसके इस अनोखी गति तकनीक को समझते हुए खुद को उसके अनुसार ढालना शुरू कर दिया। वो जानता था कि अगर उसने जरा भी लापरवाही की तो कोमल उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। हालांकि क्षितिज भी कम होशियार नहीं था। सीधे हमला करने की बजाय उसने पीछे हटते हुए अपनी ड्रैगन स्लेयर तलवार के दूसरे चरण का प्रयोग किया और एक साथ अपनी कई तकनीकों को सक्रिय कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी दिव्य रोशनी तीर तकनीक का इस्तेमाल किया, उसके बाद हाथी पांव, फिर प्रबल हस्त और अंत में वायु आवेग तकनीक का प्रयोग किया। उसके ऐसा करते ही पूरे मैदान में जोरदार हंगामा मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या किया जाए। राजकुमारी कोमल ने खुद को बचाने के लिए एक तरफ हटना शुरू किया, लेकिन एक ही प्रहार में वो किसी सूखे पत्ते की तरह हवा में उछलती हुई बहुत दूर जा गिरी। उसकी ये हालत देखकर पिंडारी दल का हर एक योद्धा पहले उसे देखता और फिर क्षितिज की ओर देखता रह गया, क्योंकि ये तकनीक क्षितिज ने इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं की थी। इतना तो सबको समझ आ गया था कि उसने इस तकनीक को आखिरी हमले के लिए ही बचा कर रखा था, क्योंकि इसकी मार देखकर अच्छे अच्छे योद्धाओं की भी हालत खराब हो जाती थी। काफी देर तक किसी को ये तक होश नहीं रहा कि उनकी राजकुमारी कोमल बहुत दूर जाकर गिरी हुई है और उसे उठाकर वापस लाना चाहिए। आखिरकार कुछ समय बाद राजकुमार राजन उसके पास पहुंचा और उसे उठाकर वापस अपनी जगह ले आया। लेकिन तब तक उस मुकाबले में कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि सभी को साफ समझ आ चुका था कि कौन सा दल कितना शक्तिशाली है। इसी के साथ कुछ ही देर में वो मुकाबला भी समाप्त हो गया और उस दिन के सभी मुकाबलों के बाद ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि मनोरथ साम्राज्य अब कहीं जाने वाला नहीं है। जब से उसने केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश किया था, तभी से वो उसी क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। उसी के साथ उस दिन के दोनों राउंड भी समाप्त हो गए।
सभी लोग आज के मुकाबलों से संतुष्ट होकर खुशी खुशी अपने अपने साम्राज्यों की ओर लौट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन प्लैनेट के योद्धा अब पूरी तरह उब चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने दिनों से ये पता लगाने में इतना समय क्यों लग रहा है कि अंदर वास्तव में क्या चल रहा है। आखिरकार उनके लीडर ने गुस्से में आकर राजकुमार नरकेश के पास जाते हुए कहा, आखिर आप लोग क्या पता करना चाहते हो? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों का सब्र जवाब दे देगा। इसलिए मैं साफ कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ कीजिए, वरना हम अपने तरीके से अंदर जाने का रास्ता खोज लेंगे। उसकी ये बात सुनकर नरकेश पहले से ही परेशान था और ऊपर से उसकी बातें साफ धमकी जैसी लग रही थी। उसने सीधा सिर हिलाते हुए कहा, हम लोग आप लोगों की भलाई के लिए ही ये सब कह रहे हैं, लेकिन अगर आप बार बार इसी तरह मेरे दिमाग पर बोझ डालते रहेंगे तो मैं साफ कह देता हूँ, अगर जाना है तो जा सकते हो, लेकिन हम तब तक साम्राज्य के केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती। नरकेश की ये बातें सुनते ही ड्रैगन प्लैनेट के उस ड्रैगन को भी जबरदस्त गुस्सा आ गया। उसने झटके से सिर घुमाते हुए कहा, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो अपने साथियों के साथ अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर वो अपने साथियों के साथ अंदर की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वे सभी केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। जिस स्थान से उन्होंने प्रवेश किया था वहां किसी भी प्रकार का योद्धा मौजूद नहीं था। ये देखकर उन्हें थोड़ी राहत भी मिली कि रास्ता खाली है। उसी के साथ वे सभी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे कुछ दूरी तक पहुंचे, अचानक एक जोरदार आवाज गूंज उठी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर क्या ड्रैगन प्लैनेट के ड्रैगन सपनोल्लास महासाम्राज्य में पकड़ लिए गए थे? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ड्रैगन प्लैनेट के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंचे, उन्हें जोर से चिल्लाने की आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही उन्होंने ये आवाज सुनी, सभी चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखने लगे। वहां एक आकाशगंगा स्तर का सैनिक खड़ा था जो काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसके पीछे परम तारांगण स्तर के लगभग 1000 योद्धा भी खड़े थे। उन्हें देखकर ड्रैगन हड़बड़ा गया। तभी उनका लीडर आगे बढ़ा। मुस्कुराते हुए उसने हाथ जोड़कर कहा, कृपया हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम लोग सपनोल्लास महासाम्राज्य के केंद्रीय क्षेत्र में राजाधिराज भानु प्रताप जी से मिलने जा रहे हैं। हम उन्हें अपनी ओर से 1 लाख ड्रैगन भेंट करने आए हैं। उसकी बात सुनते ही सैनिकों के लीडर ने गुस्से में उसकी ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूं? मुझे कुछ और सुनना नहीं है, वापस जाओ और फिर से हमारी अनुमति लेकर आओ। ये सुनकर सभी लोग काफी चौंक गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लीडर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। वो चिढ़ने ही वाले थे कि तभी उनके लीडर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, अगर ये सैनिक महाशय हमसे कुछ कह रहे हैं तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। इतना कहकर वे सब वापस लौट गए। बाहर निकलने के बाद सैनिकों के लीडर ने फिर वही सवाल दोहराया। इसके बाद उसने आगे बढ़कर पूछा, चलो अब मुझे बताओ, तुम लोग कहां से आए हो? इन सभी ड्रैगनों को किसने भेजा है? इन सवालों को सुनते ही ड्रैगन लीडर के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या उत्तर दे। फिर भी किसी तरह खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए बोला, कृपया हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अगर हम आपको ये बता देंगे तो आप ही हम पर गुस्सा करेंगे और शायद राजाधिराज हमें भी मरवा दे। उसकी बात सुनते ही सैनिकों के लीडर ने हड़बड़ाते हुए पूछा, ऐसी क्या बात है कि तुम्हें सच बताने पर मौत का डर है? इस पर ड्रैगन लीडर ने शांति से अपनी नाक के ऊपर उंगली रखते हुए इशारा किया और कहा, वो बात उनके लिए थोड़ी विशेष है। अगर हम उस स्थान के बारे में बता देंगे तो जिसने ये सुना है उसके लिए भी और जिसने कहा है उसके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ड्रैगन लीडर का इशारा समझते ही सैनिकों का लीडर सब कुछ समझ गया। वो जानता था कि उनके राजाधिराज कितने रंगीन मिजाज के थे। शायद इसी वजह से उनकी कोई और प्रेमिका भी होगी और संभवतः उसी स्थान से ये सभी ड्रैगन यहाँ भेजे गए थे। लेकिन वो एक बात भूल गया था कि शायद ये ड्रैगन उनके महासाम्राज्य पर हमला करने भी आ सकते हैं। लेकिन जब उसने राजाधिराज जी का नाम सुना तो बिना ज्यादा छानबीन किए वो वहां चला गया। उसने उन ड्रैगनों को आगे बढ़ने दिया और उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ दिए बिना आगे जाने दिया। दूसरी तरफ क्षितिज अपने कमरे में पहुंचते ही अपने फोल्डेड स्पेस के अंदर चला जाता है। वहां पहुंचते ही वो अपने पैर मोड़कर साधना करने बैठ जाता है। कुछ ही देर में उसके शरीर के ऊपर शक्तियों के बादल छा जाते हैं। फिर वो उन शक्तियों के बादलों को अपने शरीर के अंदर सोखना शुरू कर देता है। ऐसा करने पर उसे एक संदेश प्राप्त होता है कि उसका लेवल बढ़कर अर्ध तारांगण लेवल के 4थे स्तर पर पहुंच गया है। ये संदेश मिलते ही वो उठता है और बाहर की ओर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो अचानक घबरा जाता है।
क्योंकि वहां 4 लोग बैठे हुए थे। वो चारों लोग उसे जानते थे, लेकिन उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वे लोग यहाँ आएंगे। फिर भी किसी तरह खुद को शांत करते हुए वो उन लोगों के सामने जाने के लिए खुद को तैयार करता है। वो शांति से उनके सामने आता है और सभी को प्रणाम करते हुए कहता है, आज तो काफी अजीब बात हो गई है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ 4 दलों के प्रमुख पधारेंगे। यहाँ स्वयं पृथ्वी दल की प्रमुख अनुराधा जी, आकाश दल के प्रमुख शशांक जी, समय दल के प्रमुख शिरोमणि जी और सोम दल के प्रमुख मिथिलेश जी उपस्थित हैं। इसका मतलब जरूर कोई बहुत ही खास कारण होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? उसकी बात सुनकर पृथ्वी दल की प्रमुख अनुराधा जी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बढ़िया राजकुमार क्षितिज, हमें आपसे यही उम्मीद थी। इतने सारे दलों के प्रमुखों को देखकर तो बड़े बड़े सम्राट भी घबरा जाते हैं, लेकिन आपने जिस स्थिरता का परिचय दिया है उससे हम सभी प्रभावित हुए हैं। इसी कारण हम आपके पास एक विशेष मुद्दा लेकर आए हैं। ये सुनते ही क्षितिज खुशी से बोला, अरे वाह, तब तो जो भी विषय होगा वो निश्चय ही महत्वपूर्ण होगा। इतना सुनते ही सोम दल के प्रमुख, जो पहले से ही नाराज दिखाई दे रहे थे, बोले, राजकुमार क्षितिज, हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत कीजिए। हमें अच्छी तरह पता है कि आपसे पहले भी 4 दलों के प्रमुख मिल चुके हैं। उनका प्रस्ताव भी वही था जो हमारा है, और अगर आपको चुनना ही है तो उन 4 दलों से बेहतर हमारे ये 4 दल हैं। ये सुनते ही क्षितिज को काफी गुस्सा आ गया। उसे ऐसी भाषा की किसी से उम्मीद नहीं थी। वे लोग स्वयं उसके पास आए थे और ऊपर से इस तरह की बातें उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसका गुस्सा साफ उसके चेहरे पर झलक रहा था। स्थिति को संभालते हुए आकाश दल के प्रमुख शशांक जी शांति से बोले, तुम मुझे जानते ही हो, मैं रिद्धिमा का बड़ा भाई हूँ। मुझे ये भी पता है कि मेरी बहन तुम्हारे परदादा के साथ है, लेकिन वो उसका व्यक्तिगत मामला है जिसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। फिर भी मैं तुम्हें एक सच्ची सलाह देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें वास्तव में किसी दल को चुनना है तो हमारे इन 4 दलों में से ही किसी एक को चुनना। शायद तुम्हें यह न पता हो, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि हर वर्ष जितने योद्धा हमारे इन 4 दलों में शामिल होते हैं, उतने आज तक बाकी 6 दलों में मिलकर भी नहीं गए। ये सुनकर क्षितिज ने उन सभी के चेहरों पर गर्व साफ देखा, इसलिए उसने बहस करना उचित नहीं समझा और शांत स्वर में बोला, मैं आप चारों से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है कि मुझे किस दल में जाना है। इसलिए सोच विचार करने के बाद ही मैं आपको अपना निर्णय बताऊंगा। उसकी बात सुनते ही सोम दल की प्रमुख मिथिलेश जी ने एक पत्थर क्षितिज के सामने रखते हुए कहा, यह सोम दल का पत्थर है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हमारे दल में अवश्य प्रवेश करना, बाकी ये तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। बाकी दलों के प्रमुखों ने भी शांति से क्षितिज के हाथों में अपने अपने दलों के पत्थर दिए और इच्छा होने पर आने का निमंत्रण दिया। क्षितिज ने भी सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर उनकी बात स्वीकार की। इसके बाद उसने उन सभी पत्थरों को अपने फोल्डेड स्पेस के अंदर सुरक्षित रख लिया। उसके ऐसा करते ही वो शांति से वापस अपनी जगह पर सो गया। वहीं मुकाबलों का आखिरी दिन आ पहुंचा था, जहां बचे हुए 8 राज्यों में से एक राज्य का भविष्य तय होने वाला था, क्योंकि बाकी सभी साम्राज्य तो साफ तौर पर केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। इसी वजह से आज की भीड़ किसी मेले से कम नहीं लग रही थी। दर्शकों के लिए जो कुर्सियां लगाई गई थी वे इतनी कम थी मानो किसी ने व्यवस्था ही न की हो। लगभग 90% लोग मैदान के बाहर ही खड़े थे। तभी वो पल आ गया जिसका सभी को इंतजार था और सभी योद्धा मैदान में आने लगे। जैसे ही राजाधिराज भानु प्रताप जी वहां पधारे, उन्होंने देखा कि वहां इतनी भीड़ जमा है जितनी केंद्र क्षेत्र के मुकाबलों में आज तक नहीं जमा हुई थी। शायद इसका कारण ये था कि मनोरथ साम्राज्य ने केंद्र क्षेत्र के साम्राज्यों में प्रवेश कर लिया था। अब सवाल ये था कि केंद्र क्षेत्र के 7 साम्राज्यों में से कौन सा साम्राज्य बाहर जाएगा। हालांकि सभी को यही उम्मीद थी कि पिंडारी दल के सिवा कोई और साम्राज्य इस क्षेत्र से बाहर नहीं होगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि परिणाम उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकलते हैं। यही सोचते हुए प्रधान वीरेंद्र जी ने शांत स्वर में कहा, आप सभी का केंद्र क्षेत्र के मुकाबलों में स्वागत है। आप सब जानते ही हैं कि आज 8वां और 9वां राउंड एक साथ होने वाला है और इसी के साथ यह भी तय होगा कि हमारे केंद्रीय क्षेत्र में कौन सा साम्राज्य शामिल होगा और कौन बाहर जाएगा। उनकी ये बात सुनते ही सभी दर्शकों ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने स्वयं चिट्ठियां निकालते हुए घोषणा की, आज का पहला मुकाबला आत्मानगर साम्राज्य और नकारात्मक पक्ष के बीच होगा। मैं दोनों साम्राज्यों के योद्धाओं को मैदान में आने का आह्वान करता हूँ। दोनों साम्राज्यों के योद्धा मैदान में आ पहुंचे। वैसे तो मुकाबले का परिणाम काफी हद तक साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कहा जाता है कि दुनिया उम्मीद पर कायम है और उसी उम्मीद के साथ दर्शक इस मुकाबले को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस बार कम से कम नकारात्मक पक्ष आत्मानगर साम्राज्य के किसी एक योद्धा को हराकर जरूर दिखाएगा।
वहीं नकारात्मक पक्ष की छोटी राजकुमारी रितिका और राजकुमार वैरवीर मैदान में आ पहुंचे थे। उनके आते ही रितिका ने शांति से कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं वैरवीर, हम दोनों का ये पहला मुकाबला है, इसलिए मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि हमारे दर्शकों को किसी भी तरह की नाराजगी न हो, कोई ये ना कहे कि हमने उनकी उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया। उसकी बात सुनकर वैरवीर मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और उसमें शक्तियां भरते हुए कहा, हाँ, अब तो हार जीत का सवाल ही नहीं रह गया है। मेरे हिसाब से अब हमारा काम सिर्फ जनता का मनोरंजन करना है, तो चलो एक दूसरे की तकनीकों का खुलकर प्रदर्शन करते हैं। इतना कहते ही उसने अपनी तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। वहीं राजकुमारी रितिका ने भी अपनी काले धुएं की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मैदान में ढेर सारी अपने जैसी दिखने वाली प्रतिकृतियां बना दी। जहां देखो वही रितिका नजर आ रही थी। ये देखकर वैरवीर मुस्कुरा उठा। उसने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी तलवार की अनगिनत प्रतिकृतियां बना दी जो पूरे मैदान में फैल गई। उन तलवारों को देखकर रितिका, जो कि अपनी प्रतिकृतियों के बीच छिपी हुई थी, हैरान रह गई। उसे अब खुद ही डर लगने लगा था कि कहीं कोई तलवार आकर उसे लग न जाए, क्योंकि हर तलवार सामने मौजूद किसी न किसी रितिका को मार रही थी। कुछ ही देर में मैदान में मौजूद सारी प्रतिकृतियां समाप्त हो गई। तभी अचानक असली रितिका के सामने वैरवीर प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। उसने धीरे से उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखते हुए कहा, लगता है राजकुमारी रितिका की तकनीक काफी कमजोर साबित हुई और मेरे हिसाब से आप ये मुकाबला हार चुकी हैं। इसलिए अब अगले योद्धा को आने देना चाहिए और आप जाकर बैठ जाइए। उसकी ये बातें सुनकर रितिका ने किसी छोटे बच्चे की तरह बात मान ली और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। इसके बाद तो मैदान में योद्धाओं का आना जाना लगातार चलता रहा। वहीं कुछ ही देर बाद जब राजकुमार अभिनव और राजकुमार वैरवीर आमने सामने आए तो कई दर्शकों के मन में उम्मीद जाग उठी कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। मतलब इस मुकाबले से उन्हें कुछ अलग देखने की उम्मीद थी। अब ये तो समय ही बताएगा कि उनकी उम्मीदें पूरी होती है या नहीं। लेकिन जैसे ही अभिनव मैदान में पहुंचा, वैरवीर ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अब हमारा ये आखिरी सामना होगा, तो क्यों ना तुम अपनी बहन से भी बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करके मुझे हरा दो, ताकि मैं लोगों के सामने ये कह सकूं कि मैं नकारात्मक पक्ष की सर्वोत्तम तकनीक यानी काले धुएं की कला से हरा हूं। क्या है काले धुएं की तकनीक का राज? क्या राजकुमार अभिनव राजकुमार वैरवीर की बात सुनकर अपने दल की सर्वोत्तम तकनीक का इस्तेमाल करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब वैरवीर ने ऐसा कहा तब राजकुमार अभिनव को काफी हैरानी हुई। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो राजकुमार वैरवीर की इच्छा कैसे पूरी करे, क्योंकि ये तकनीक बेहद खुफिया थी। फिर भी उसने जैसे तैसे अपने बुजुर्गों की ओर देखा। तभी बुजुर्ग ज्योतिका जी ने उसे हाँ में सिर हिलाकर संकेत दिया। जैसे ही अभिनव को अपने बुजुर्गों की अनुमति मिली, उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने अपने हाथ में एक काला बीज लिया और उसे मुंह में डालकर चबाने लगा। उसके ऐसा करते ही राजकुमार वैरवीर बेहद प्रसन्न हो गया। कुछ ही क्षणों बाद काले धुएं के निकलने से वहां हंगामा मच गया। दरअसल राजकुमार अभिनव जैसे दिखने वाले असली योद्धा मैदान में आ गए थे। अब वहां देखने में स्वयं राजकुमार अभिनव भी मौजूद था। ये दृश्य देखकर वैरवीर ने अपनी तलवार को अलग अलग भागों में तोड़ दिया और अभिनव के सामने आ खड़ा हुआ। इसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन फिर भी राजकुमार अभिनव वैरवीर को पराजित नहीं कर सका। इसी के साथ आत्मानगर साम्राज्य नकारात्मक पक्ष से विजयी हो गया। इसके बाद अगला मुकाबला पिंडारी दल और गरुड़ा साम्राज्य के बीच हुआ, जहां राजकुमारी अन्वी ने पिंडारी दल की मानो बैंड ही बजा दी। इसके पश्चात सकारात्मक पक्ष का मुकाबला मध्य क्षेत्र के नकारात्मक पक्ष से होना था, लेकिन उनके चले जाने के कारण वो मुकाबला भी स्थगित कर दिया गया। अब जो आखिरी मुकाबला बचा था वो था मनोरथ साम्राज्य और शिकारा दल के बीच। हर किसी को इसी मुकाबले का इंतजार था, और होना भी क्यों ना था, क्योंकि इसी से सब कुछ तय होने वाला था। ऊपर से यदि शिकारा दल हार जाता तो पिंडारी दल की उम्मीदें भी बढ़ जाती। पहली बार पिंडारी दल के बुजुर्ग मनोरथ साम्राज्य की जीत के लिए दुआएं कर रहे थे। ये देखकर मनोरथ साम्राज्य के योद्धा भी खुश हो गए। पहली बार कोई उनकी जीत की कामना कर रहा था, न कि उनकी हार की। यही सोचकर मुस्कुराते हुए मनोरथ साम्राज्य के योद्धा मैदान में उतरे, जहां शिकारा दल के योद्धा पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे मैदान में पहुंचे, शिकारा दल ने राजकुमार क्षितिज को उतरते हुए देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रणनीति नहीं बदली। उन्होंने राजकुमारी लता को ही मैदान में भेजा, मगर क्षितिज ने भी अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया और लता को मात्र 2-4 हमलों में ही बाहर कर दिया। इसके बाद राजकुमारी आशा मैदान में आई, लेकिन उसके साथ भी यही हश्र हुआ। ऐसा लग रहा था मानो क्षितिज को किसी भी बात का डर नहीं रह गया हो।
वो बेझिझक अपने विरोधियों का शिकार कर रहा था। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसने जैसे तैसे अपने साम्राज्य को केंद्र क्षेत्र में शामिल कर ही लिया था, तो अब डरने की कोई वजह भी नहीं बची थी। वहीं अगले मुकाबले में राजकुमार विश्वंभर मैदान में उतरा। उसे देखते ही क्षितिज के चेहरे पर खुशी आ गई। उधर राजकुमार विश्वंभर भी उतना ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो मैदान में पहुंचा, उसने मुस्कुराते हुए क्षितिज से कहा, क्या हुआ भाई, तुम तो और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हो। दिन ब दिन तुम्हारी शक्ति बढ़ती ही जा रही है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? कहीं सारे महासाम्राज्यों पर राज करने का इरादा तो नहीं है? उसकी बातें सुनते ही क्षितिज ने अपना सिर ना में हिलाया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमार विश्वंभर, आपको तो मेरी परिस्थिति का अंदाजा होना चाहिए। अगर मैं नहीं लड़ता तो मेरा साम्राज्य केंद्र क्षेत्र तक कैसे पहुंचता? इसी वजह से मुझे जी जान लगाकर लड़ना पड़ा। इसमें कोई महानता नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने साम्राज्य को केंद्र क्षेत्र में शामिल करना चाहता था। बाकी मेरे मन में किसी भी साम्राज्य या महासाम्राज्य पर राज करने की कोई इच्छा नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, वहां भी राज ही करना है और यहां भी राज ही करना है। क्षितिज की बातें सुनते ही राजकुमार विश्वंभर जोर से हंस पड़ा। फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, तो इसका मतलब तुम यहीं रुक जाने वाले हो? इस पूरे युद्ध में किसी भी साम्राज्य या महासाम्राज्य पर शासन करने की कोई इच्छा नहीं है? क्षितिज ने साफ शब्दों में मना करते हुए कहा, मुझे किसी भी प्रकार का राज करने की इच्छा नहीं है। इसी वजह से तो मैं अब तक अपने साम्राज्य का राजा नहीं बल्कि राजकुमार ही हूँ। इस बात को राजकुमार विश्वंभर ने भी स्वीकार करते हुए सिर हिला दिया। इसके साथ ही दोनों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए अपनी तलवारें निकाल ली और मुकाबला शुरू कर दिया। वैसे तो राजकुमार विश्वंभर को पहले से ही पता था कि उन दोनों में जीत किसकी होने वाली है और हार किसकी, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो इतनी आसानी से हार जाता तो उसका नाम खराब हो जाता। इसी वजह से दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार हमले शुरू कर दिए। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि कुछ ही देर पहले तक दोनों आपस में बड़े प्यार से बातें कर रहे थे और अब उनकी लड़ाई पूरी तरह दुश्मनी में बदल चुकी थी। काफी देर तक दोनों की तकनीकों का आमना सामना हुआ, लेकिन राजकुमार क्षितिज राजकुमार विश्वंभर से कहीं ज्यादा तेज था। उसने ज्यादा हमले करने के बजाय सीधे उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी। ऐसा होते ही शिकारा दल की सारी उम्मीदें टूट गई। अब उन्हें पिंडारी दल और अपने भविष्य का फैसला करने वाले आखिरी मुकाबले का इंतजार करना था। हालांकि दर्शकों के बीच एक बार फिर मनोरथ साम्राज्य की जीत को लेकर खुशी की लहर दौड़ गई। सभी इसी मुकाबले का इंतजार कर रहे थे और इस बार भी उनके राजकुमार ने उन्हें निराश नहीं किया। इसी के साथ उस दिन का आखिरी दौर यानी 9वां राउंड शुरू होने वाला था। 9वें राउंड से पहले उन साम्राज्यों के मुकाबलों की गिनती होने लगी जो अभी भी बचे थे। जैसे मनोरथ साम्राज्य का आत्मानगर साम्राज्य से मुकाबला बाकी था, गरुड़ा साम्राज्य का शिकारा दल से मुकाबला शेष था और पिंडारी दल का नकारात्मक पक्ष यानी बाहरी क्षेत्र से अंतिम मुकाबला अभी बाकी था। बाकी मुकाबलों को न करवाते हुए केवल इन तीनों मुकाबलों को ही कराने का निर्णय प्रधान वीरेंद्र जी ने लिया। इसके लिए उन्होंने राजाधिराज भानु प्रताप जी की आज्ञा भी प्राप्त कर ली थी। वैसे भी भानु प्रताप जी काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें केवल इतना ही सरोकार था कि मनोरथ साम्राज्य केंद्र क्षेत्र में शामिल हो जाए। अब जब उनका ये उद्देश्य पूरा हो चुका था तो उन्हें इस बात से विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला था कि कौन सा साम्राज्य केंद्र क्षेत्र में रहेगा और कौन बाहर जाएगा। इसके बाद पहला मुकाबला शिकारा दल और गरुड़ा दल के बीच शुरू हुआ। कुछ ही देर में राजकुमारी अन्वी और शिकारा दल की राजकुमारी लता के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार हमले किए। कुछ समय बाद राजकुमारी लता मुकाबला करते हुए वापस अपनी जगह लौट गई। उसके हटते ही राजकुमारी आशा मैदान में आ पहुंची और फिर दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। लेकिन शिकारा दल जानता था कि उन्हें केवल 100 अंकों से मतलब है। केंद्रीय क्षेत्र में बने रहने के लिए उन्हें सिर्फ एक योद्धा को हराना था, क्योंकि पिंडारी दल का मुकाबला पहले ही जीत में बदल चुका था। मध्य क्षेत्र का नकारात्मक पक्ष वहां मौजूद ही नहीं था। इसी वजह से उन्होंने अपना लक्ष्य राजकुमारी अन्वी को बनाया। उन्हें पता था कि यदि गरुड़ा दल में कोई पराजित हो सकता है तो वो राजकुमारी अन्वी ही हो सकती है। इसी कारण राजकुमारी आशा ने पूरी ताकत से अन्वी पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन वो भी राजकुमारी अन्वी के सामने टिक नहीं पाई। आखिर में राजकुमार विश्वंभर को ही मैदान में उतरना पड़ा, मगर उसने एक चाल चली थी। उसने एक कमल की पंखुड़ी खा ली थी, जिससे उसकी शक्तियां दोगुनी हो गई। इस कारण अब उसके पास राजकुमारी अन्वी को हराने का अवसर था और उसकी ये रणनीति सफल भी साबित हुई। उसने सचमुच राजकुमारी अन्वी को पराजित कर दिया। इसके साथ ही शिकारा दल में जश्न का माहौल बन गया, जबकि पिंडारी दल की सारी उम्मीदें टूट गई। इसी के साथ केंद्र क्षेत्र से जुड़े मुकाबले वास्तव में समाप्त हो चुके थे। सभी को समझ आ गया था कि पिंडारी दल को बाहर भेजने की अब बस औपचारिकता ही बची है। लेकिन जब आखिरी मुकाबलों के लिए मनोरथ साम्राज्य और आत्मानगर साम्राज्य आमने सामने आए तो वहां मौजूद हर व्यक्ति सांसें थाम कर बैठ गया। सभी को ऐसा महसूस हो रहा था कि इस मुकाबले से कई समीकरण बदलने वाले हैं। दोनों साम्राज्यों के आमने सामने आते ही
पूरे मैदान में एक अजीब सी शांति छा गई, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जिसके किसी भी योद्धा को हराने में बड़े बड़े योद्धाओं को भी पसीना आ जाता था। लेकिन जैसे ही राजकुमार क्षितिज मैदान में उतरा, वैसे ही राजकुमार वैरवीर भी सामने आ गया। दोनों के पहुंचते ही ऐसा लग रहा था मानो अब युद्ध शुरू ही होने वाला हो। तभी अचानक ड्रैगनों की चीखें सुनाई देने लगी। हर कोई इधर उधर देखने लगा, क्योंकि जब ड्रैगन इस तरह जोर जोर से चीखते थे तो इसका मतलब होता था कि शत्रु ड्रैगन आक्रमण करने आ पहुंचे हैं। इस संकेत को समझते ही राजा धीराज जी ने अपने सभी योद्धाओं को सतर्क और तैयार रहने का आदेश दे दिया। सबसे पहले उन्होंने आम जनता को सुरक्षित ठिकानों पर जाने का आदेश दिया। इसके बाद सभी साम्राज्यों के योद्धाओं को भी इस युद्ध में शामिल होने का निर्देश दिया गया। वैसे भी जब कोई राजा धीराज आदेश देता था तो उसे टालने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। यहाँ भी वही हुआ। सबसे अधिक हैरान राजकुमार वैरवीर और राजकुमार क्षितिज थे, क्योंकि उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें मैदान से बाहर जाना चाहिए या वहीं डटे रहना चाहिए। तभी अचानक वहां जोर जोर से बमबारी जैसी आवाजें गूंजने लगी। इसी कारण राजकुमार क्षितिज और राजकुमार वैरवीर अपने अपने ड्रैगनों को बुलाकर आसमान में उड़ने लगे। आसमान में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अजीबोगरीब रंगों वाले ढेरों ड्रैगन उड़ रहे थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वे इस धरती के नहीं हैं। जैसे ही क्षितिज के मन में ये विचार आया, उसके चेहरे पर पसीने की लहर दौड़ गई। उसे इस तरह चिंतित देखकर राजकुमार वैरवीर ने उससे पूछा, इन ड्रैगनों को देखकर तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? इस सवाल पर राजकुमार क्षितिज ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा, बात यह है कि ये ड्रैगन इस धरती के नहीं है। ये ड्रैगन प्लैनेट्स नाम के ग्रह से आए हैं। अगर ये धरती पर सिर्फ एक हफ्ते भी रुक गए तो यहाँ के 90% योद्धाओं का अंत हो जाएगा। ये सुनते ही राजकुमार वैरवीर को यकीन नहीं हुआ। उसने हैरानी से क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, क्या मजाक कर रहे हो? सच में ऐसा भी हो सकता है? वो अभी सवाल ही कर रहा था कि तभी वहां राजकुमार विश्वंभर आ पहुंचा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, अगर राजकुमार क्षितिज ऐसा कह रहा है तो ये अवश्य सत्य होगा। हम जानते हैं कि वो झूठ नहीं बोलता। उसने निश्चित ही इनसे पहले सामना किया होगा, तभी वो ऐसा कह रहा है। फिर भी राजकुमार वैरवीर को पूरी तरह विश्वास करने के लिए सबूत चाहिए थे। उसने कहा, लेकिन आपके पास क्या प्रमाण है राजकुमार क्षितिज कि ये जीव इस धरती के नहीं है? तभी वहां रिया और सिया आ पहुंची। उन्होंने आते ही गुस्से में वैरवीर से कहा, अगर तुम्हें राजकुमार क्षितिज पर भरोसा नहीं है तो वो तुम्हारी समस्या है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि अगर वो ऐसा कह रहा है तो उसके पीछे कोई ठोस कारण जरूर होगा। जब उसने देखा कि रिया और सिया भी क्षितिज की बातों पर पूरा विश्वास जता रही हैं, तो उसे अजीब तो लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे भी यकीन होने लगा। आखिर इतने सारे लोग एक ही बात पर विश्वास कर रहे थे। उसी दौरान एक ड्रैगन उनकी ओर बढ़ने लगा। उसे देखते ही राजकुमार वैरवीर आगे बढ़ा और उसे रोकने के लिए सामने खड़ा हो गया। उसने सिर हिलाकर खुद को तैयार कर लिया। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। तभी राजकुमार क्षितिज ने उसे रोकते हुए कहा, आप सामने वाले को जितना आसान समझ रहे हैं वो उतना सरल नहीं है। थोड़ा रुकिए, हम सब साथ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्षितिज की बातों को अनसुना करते हुए राजकुमार वैरवीर आगे बढ़ गया। उसे इस तरह जाते देख रिया और सिया चिंतित हो गई। तीनों ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, आत्मानगर साम्राज्य के योद्धा खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो योद्धा मैदान में शक्तिशाली होता है वही मैदान के बाहर भी शक्तिशाली हो। ये जरूरी नहीं। लेकिन अब राजकुमार वैरवीर को रोकना संभव नहीं था। उसे आगे बढ़ता देख क्षितिज भी धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगा। क्या वैरवीर किसी मुश्किल में पड़ने वाला है? क्या राजकुमार वैरवीर उस रहस्यमय ड्रैगन को हरा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्षितिज की बातों को अनसुना करते हुए राजकुमार वैरवीर आगे बढ़ गया। उसे इस तरह जाते देख रिया और सिया चिंतित हो गई। तीनों ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, आत्मानगर साम्राज्य के योद्धा खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जो योद्धा मैदान में शक्तिशाली होता है वही मैदान के बाहर भी शक्तिशाली हो। ये जरूरी नहीं। लेकिन अब राजकुमार वैरवीर को रोकना संभव नहीं था। उसे आगे बढ़ता देख क्षितिज भी धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगा। जब राजकुमार वैरवीर उस ड्रैगन के सामने आकर खड़ा हो चुका था, तब उसने अपनी आत्मा शक्तियों का उपयोग करते हुए ड्रैगन पर हमला कर दिया। लेकिन उस ड्रैगन ने मानो उसकी शक्तियों को महसूस ही नहीं किया था और वो सीधा उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। ड्रैगन को अपनी ओर आते देख वैरवीर ने अपनी तलवार से शक्तियां निकालते हुए उस पर प्रहार किया, लेकिन तभी ड्रैगन ऊपर नीचे होता हुआ उसके हमले को चकमा दे गया। ये देखकर वैरवीर ने हैरानी से कहा, ये सच में धरती के ड्रैगन नहीं है। इनके भीतर ड्रैगन की शक्ति के साथ साथ इंसानों जैसी होशियारी भी है। क्षितिज सही कह रहा था कि अगर इन्हें धरती पर रहने दिया गया तो ये सच में भूकंप मचा देंगे। उसकी ये बातें सुनते ही पीछे से आ रहे क्षितिज ने सिर हिला दिया। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो राजकुमार वैरवीर कुछ ही देर पहले उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, वही अब सब कुछ स्वीकार कर चुका था।
वैरवीर स्वयं भी ये सोचकर हैरान था कि आखिर ये ड्रैगन क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इसी बीच जब तक वैरवीर सोच रहा था तब तक वो ड्रैगन उसके सामने आ पहुंचा। ये देखते ही वैरवीर ने सिर हिलाया और अपनी तलवार से उस पर दोबारा हमला कर दिया, लेकिन ड्रैगन ने अपने पंजे से उसकी तलवार पर वार करते हुए उसे दूर उड़ा दिया। जिस राजकुमार की शक्ति आकाशगंगा स्तर की थी, उसी राजकुमार के साथ आज ऐसा हुआ कि उसकी तलवार ही उससे छिन गई। ये बात कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में गुरूर साफ झलक रहा था। उसने शांति से अपनी दूसरी तलवार निकाल ली, लेकिन अगले ही हमले में ड्रैगन के द्वारा वो तलवार भी उड़ा दी गई। वो तलवार ड्रैगन के लिए किसी माचिस की तीली जैसी थी, जिन्हें वो हल्के से झापट से उड़ा दे रहा था। इसके साथ ही वहां चारों ओर भारी हंगामा मच चुका था। सभी ये सोच रहे थे कि जब वैरवीर का ये हाल है तो आम योद्धाओं का वो ड्रैगन क्या कर सकता था। अब राजकुमार वैरवीर काफी चिढ़ गया था। उसने सिर हिलाते हुए अपनी आत्मा की शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करने पर उस ड्रैगन को 2 पल के लिए तकलीफ हुई, लेकिन उसने वैरवीर के आत्मा के घेरे को भी उड़ा दिया। ये देखकर राजकुमार वैरवीर चौंक गया और उसके होश उड़ गए थे। उसका घमंड मानो चूर चूर हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस ड्रैगन से कैसे अपनी जान छुड़ाए। मतलब अब साफ था कि वैरवीर के सबसे खतरनाक हमलों को उस ड्रैगन ने आसानी से रोक दिया था। अब उसके पास केवल कमजोर तकनीकें बची थी, जिन्हें ड्रैगन आसानी से उड़ा देता, इसलिए उन्हें इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं था। जब वो यही सोच रहा था तभी ड्रैगन ने अपने पंजे से सीधे राजकुमार वैरवीर पर हमला कर दिया। वैरवीर का ध्यान बटा हुआ था। ये देखकर क्षितिज काफी हड़बड़ा गया और जल्दी से वैरवीर को पीछे खींचकर उसे बचा लिया। राजकुमार वैरवीर हड़बड़ाते हुए बोला, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार क्षितिज, अगर आप नहीं होते तो मैं बच नहीं पाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे बचाएंगे। क्षितिज ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए उत्तर दिया, मैं क्यों ना तुम्हें बचाऊं, तुम थोड़े ही मेरे दुश्मन हो। वैरवीर ने शांति से समझाते हुए कहा, बात ऐसी है कि हमारे बीच मुकाबला होने वाला है। अगर मैं यहाँ थोड़ा बहुत जख्मी हो जाऊं तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इसलिए शायद तुम बचाने नहीं आते, क्योंकि इससे तुम्हें भी फायदा होता। क्षितिज ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, बात ऐसी है कि मैं अभी अभी केंद्र क्षेत्र में आया हूँ। अगर तुम मुझसे 1 साल बाद मिलते तो मैं शायद तुम्हें बचाता ही नहीं। राजकुमार वैरवीर ने उसकी बात का मतलब समझ लिया और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्षितिज सच कह रहा है। लेकिन दोनों जब तक बातें कर रहे थे तब तक ड्रैगन उनके सामने आकर खड़ा हो चुका था। ये देखकर वैरवीर भी चौंक गया, लेकिन क्षितिज ने बिना घबराए वैरवीर से कहा कि वो पीछे हटे, पर वैरवीर वहां से हटने को तैयार नहीं था। उसका घमंड टूट जरूर चुका था, लेकिन अब भी उसकी जिद बाकी थी। वो किसी के भी सामने अपने आप को भगोड़ा नहीं कहलवाना चाहता था। तब क्षितिज ने उसे धक्का देते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा कि वो ड्रैगन हारने वाला नहीं है? तो यहाँ क्यों खड़े हो? ये कोई मुकाबला नहीं है जहाँ तुम्हारी लड़ाई देखकर लोग तालियां बजाएंगे। उल्टा अगर तुम्हें कुछ हुआ तो दोष केवल मुझे ही लगेगा। वैरवीर ने शांत स्वर में कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इतने शक्तिशाली हो कि उस ड्रैगन का सामना कर सकते हो। मैं इसलिए तुम्हारे पास खड़ा हूँ ताकि तुम्हें कुछ ना हो। क्षितिज ने चिंता भरी नजरों से वैरवीर को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो दोष केवल मुझे ही लगेगा। इसके बाद कुछ देर तक दोनों शांत रहे, लेकिन ड्रैगन ने बिना रुके हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही क्षितिज ने इसे देखा, उसने अपनी ड्रैगन स्लेयर निकालने का फैसला किया। तलवार निकालते ही उसने अपनी शक्तियां संचारित की और ड्रैगन पर प्रहार किया। ड्रैगन स्लेयर के अंदर 2 तलवारें होने की वजह से ड्रैगन की हालत काफी खराब होने लगी। वैसे तो वो अन्य तलवारों के सामने भी शक्तिशाली था, यही कारण था कि उसने केवल अपने पंजे से वैरवीर की तलवार को उड़ा दिया था। लेकिन क्षितिज की तलवार को देखकर उसने अपना पंजा आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। वहीं मुकाबले में उन बाकी ड्रैगन्स के सामने प्रधान वीरेंद्र और उनकी अगुवाई में 7 साम्राज्यों के सम्राट और उनकी सेनाएं आसमान में खड़ी हो गई। लेकिन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे, क्योंकि कोई भी आगे आकर लड़ाई में नहीं उतर रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्षितिज की तलवार को देखकर उस ड्रैगन ने अपने साथियों की ओर इशारा किया और अपनी ड्रैगन भाषा का इस्तेमाल करते हुए संकेत दिया। इसके कारण अचानक सामने से ड्रैगन्स क्षितिज की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर सभी लोग चकित रह गए। प्रधान वीरेंद्र ने देखा कि सभी ड्रैगन्स क्षितिज की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया कि वे क्षितिज की मदद के लिए आगे बढ़े। इसके बाद सभी सम्राट भी क्षितिज की तरफ मदद करने के लिए दौड़े। इतने सारे ड्रैगन्स को अपनी ओर आते देख क्षितिज स्वयं भी घबरा गया। कुछ ही समय में सभी राजकुमार और राजकुमारियां उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। लेकिन क्षितिज का मुकाबला पहले से ही उस ड्रैगन के साथ चल रहा था। काफी देर तक लड़ाई करने के बाद क्षितिज ने अचानक अपनी आग्नेय आयुध तकनीक का इस्तेमाल किया और उस पर हमला कर दिया। उसका हमला होते ही अचानक उस ड्रैगन की गर्दन उड़ गई और वो समाप्त हो गया। जो ड्रैगन्स क्रोध में क्षितिज की ओर बढ़ रहे थे, वे उसकी हालत देखकर वहीं रुक गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी संभव है।
उनके ग्रुप का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन वही था जिसकी हत्या हुई थी। बाकी ड्रैगन्स कमजोर नहीं थे, लेकिन वो ड्रैगन सबसे होशियार और चालाक था। अब जब वो मारा गया था तो बाकी ड्रैगनों को डराना लाजमी था। उसकी मौत की वजह से उनके लीडर को बहुत बुरा लगा, क्योंकि मरने वाला ड्रैगन उसका छोटा भाई था। जैसे ही सभी ड्रैगन्स वहां इकट्ठा हो गए, उनके लीडर ने दांत भौं पीसते हुए कहा, उसने केवल एक ही ड्रैगन मारा है। अभी हमारे पास 99,999 ड्रैगन्स बाकी हैं। अगर हम एक ही हमला करते हैं तो वो योद्धा वहीं पर खत्म हो जाएगा। तभी एक ड्रैगन ने कहा, मुझे संदेश मिला है कि उस लड़के के पास हमारी ड्रैगन स्लेयर तलवार है, जिसे हमारे सम्राट मलाची जी ने मांगा है। ये सुनते ही लीडर की आंखें फैल गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी संभव है। उसने सभी ड्रैगन्स को आदेश दिया, कुछ भी हो जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी इस लड़के को घेरो। उससे वो ड्रैगन स्लेयर तलवार छीनकर यहाँ से निकलना है। किसी हाल में उसे मत छोड़ो। शायद इसी वजह से सब उसकी मदद के लिए आगे आ गए, ताकि हम उसकी ड्रैगन स्लेयर ना ले सके। लीडर की बात सुनते ही सभी ड्रैगन्स उड़ते हुए क्षितिज की ओर बढ़ने लगे। उन्हें एक जगह पर रुका हुआ देखकर प्रधान वीरेंद्र को थोड़ी शांति मिली थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ड्रैगन्स फिर से क्षितिज की ओर बढ़ रहे हैं तो उनके खतरे की घंटी बज गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब राजकुमार क्षितिज की रक्षा कैसे की जाए। वैसे भी उन्हें पता था कि सामने ढेर सारे राजकुमारियां और राजकुमार खड़े हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो राजा धीराज और बाकी सम्राट हैरान हो जाते, लेकिन इतने ढेर सारे योद्धाओं को देखकर भी क्षितिज और उसके साथ ही राजकुमार वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। क्षितिज ने अपनी दोनों तलवारें और दोनों दिव्य अस्त्र निकालकर खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया। जैसे ही ड्रैगन वहां पहुंचे, क्षितिज अपने सभी अस्त्रों के साथ आगे बढ़ा। उसके साथ खड़े सभी साथी भी अपनी अपनी तलवारों में शक्तियां भरते हुए आगे बढ़ गए। ये देखकर प्रधान वीरेंद्र को भी काफी खुशी हुई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इस लड़ाई में सभी राजकुमार और राजकुमारियां क्षितिज के साथ हैं। और सबको ये समझ आ गया था कि ये लड़ाई केवल क्षितिज की ही नहीं है, लेकिन असल में देखा जाए तो सच ये था कि ये लड़ाई अकेले क्षितिज की ही थी। कारण ये था कि क्षितिज के पास ड्रैगन स्लेयर तलवार थी। इसी वजह से ड्रैगन सीधे उसी पर हमला कर रहे थे। यदि वो तलवार धरती पर नहीं रहती तो शायद वे ड्रैगन यहाँ तक नहीं आते। उन्हें सिर्फ उस तलवार से ही लेना देना था। अभय सिंह ने उस तलवार को केवल अपने लिए चुना था, इसलिए ये लड़ाई अभय सिंह और क्षितिज के पास ही केंद्रित थी। उसी तलवार को पसंद करने की वजह से ड्रैगन प्लैनेट से आने वाले ड्रैगन्स इस संघर्ष में आए। बाकी सभी को इस सच्चाई का पता नहीं था। जिस दिन ये सच्चाई सामने होगी उस दिन पता चलेगा कि अभय सिंह और क्षितिज का कौन साथ देगा और कौन नहीं। लेकिन अभी मामला सपनोल्ला साम्राज्य के केंद्र क्षेत्र का था। असल में किसी को ये नहीं पता था कि ये ड्रैगन्स क्षितिज और उसकी तलवार के लिए आए हैं। जैसे ही सभी ड्रैगनों ने क्षितिज के हाथ में ड्रैगन स्लेयर तलवार को देखा, वे सब लाचार हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि क्षितिज के हाथ में सिर्फ तलवार ही नहीं बल्कि दिव्य अस्त्रों की शक्ति भी पूरी तरह भरी हुई थी, तो सब हैरान रह गए। इस बार लड़ाई की पहल क्षितिज ने ही की थी। क्षितिज की दोनों तलवारें और आत्मा खंजर मिलकर एक एक ड्रैगन को मार रहे थे। ये देखकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अकेले उसके हाथों 3-3, 4-4 ड्रैगन मारे जा रहे हैं। इससे इंसानी योद्धाओं का जोश और भी बढ़ गया। जोश में भरकर वे सभी भी जोरदार हमला करने लगे और ड्रैगन्स को रोकने का प्रयास करने लगे। आखिर में उन्हें समझ में आ गया कि अगर अकेले लड़ेंगे तो ये ड्रैगन्स नहीं मारे जा सकते। ये कोई आम योद्धा नहीं थे और इनसे बच पाना भी असंभव था। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद बाकी राजकुमारों के हाथों से एक ड्रैगन मारा गया। क्या होने वाला है इस युद्ध का अंजाम? क्या ड्रैगन्स के सामने केंद्र क्षेत्र जीत पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।